Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे अहम दौर में उतर रहे हैं जिसने, आप कह सकते हैं, आधुनिक भारत की नींव पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के कार्यकाल की, 1848 से 1856 तक। हमारे पास हैं तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 12 के इतिहास की किताब का अध्याय 6 और साथ में है पिछले कुछ सालों के यूपीएससी प्रश्नों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। जी। हमारा मकसद है लॉर्ड डलहौजी की वो जो दो धारी तलवार जैसी नीतियां थीं, उनको समझना। एक तरफ तो वो आक्रामक विस्तारवाद था जिसने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को शायद उसके शिखर पर पहुंचाया। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो आधुनिकीकरण के सुधार थे जिन्होंने शायद अनजाने में ही एक बड़े विद्रोह की जमीन भी तैयार कर दी। तो चलिए इस काफी उलझी हुई तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। ये कार्यकाल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ब्रिटिश राज के विस्तार का, कह सकते हैं, चरम तो था ही, पर साथ ही इसी दौर की नीतियों में 1857 के महाविद्रोह के कई बहुत अहम कारण छुपे हुए हैं। डलहौजी का दौर मतलब विरोधाभासों से भरा है। आधुनिकता की तेज रफ्तार और वो साम्राज्यवादी लालसा, उसका एक घातक मिश्रण था। विस्तार की बात करें तो डलहौजी का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है विलय नीति, एनेक्सेशन पॉलिसी। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे सिर्फ जमीन हड़पने की इच्छा नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक, शाही, वाणिज्यिक और वित्तीय कारण भी थे। ये बात दिलचस्प है कि डलहौजी कोई बनी बनाई एक तयशुदा विलय नीति लेकर भारत नहीं आया था, लेकिन उसके कार्यकाल में जिस पैमाने पर विलय हुए वो अभूतपूर्व था। पंजाब, लोअर बर्मा, मध्य प्रांतों के बड़े हिस्से और सबसे ज्यादा विवादास्पद अवध, ये सब ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। ये विस्तार हुआ युद्धों से और एक खास नीति के जरिए। हाँ, युद्धों का जिक्र तो जरूरी है। पहले पंजाब की बात करते हैं। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध और 1849 में पंजाब का विलय, ये कैसे हुआ? देखिए, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में जब सिखों की हार हुई, उसके बाद डलहौजी ने पंजाब का पूरी तरह विलय कर लिया। उसका तर्क ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिरता और सुरक्षा के लिए ये जरूरी था। और हाँ, सिख राज्य की जो आंतरिक कमजोरियां थीं, उन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई। इस विलय ने ब्रिटिश भारत की सीमाओं को उत्तर पश्चिम में काफी आगे बढ़ा दिया। और फिर बर्मा की तरफ भी रुख हुआ। दूसरा आंग्ल बर्मी युद्ध 1852 का और लोअर बर्मा का विलय, इसके पीछे क्या कहानी थी? यहाँ जो मुख्य कारण बताया गया वो था ब्रिटिश व्यापारियों के साथ बर्मी अधिकारियों का कथित दुर्व्यवहार। डलहौजी ने इसे हस्तक्षेप के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। युद्ध का नतीजा ये हुआ कि लोअर बर्मा यानी पेगू प्रांत, उसका ब्रिटिश भारत में विलय हो गया। इससे अंग्रेजों को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर एक तो युद्धों के अलावा विलय का एक और तरीका था जो शायद ज्यादा कुख्यात हुआ, व्यपगत का सिद्धांतिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या था और इसका असर क्या हुआ, ये थोड़ा समझाएं। हाँ, ये नीति कहती थी कि अगर कोई संरक्षित राज्य मतलब प्रोटेक्टेड स्टेट का शासक बिना किसी प्राकृतिक पुरुष वारिस के मर जाता है, तो उसका राज्य गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा, वो सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। देखिए, नीति के कुछ तत्व तो पहले से मौजूद थे, लेकिन डलहौजी ने जिस निर्ममता और व्यवस्थागत तरीके से इसे लागू किया, वो नया था। उसने गोद लेने की जो पुरानी भारतीय परंपरा थी, उसे नजरअंदाज कर दिया जब भी वो उसके विस्तारवादी मंसूबों के आड़े आई। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ नीति नहीं थी, बल्कि उसे लागू करने का तरीका और उसकी जो व्यापकता थी, उसने इसे इतना विवादास्पद बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसी निर्मम अनुप्रयोग ने भारतीय शासकों के मन में एक गहरा डर और असुरक्षा पैदा कर दी। सतारा 1848 पहला शिकार बना, फिर जैतपुर और संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, झांसी, हाँ, और नागपुर 1854, ऐसे कई राज्य इसकी चपेट में आए। इन विलयों से मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। भले ही इसे तकनीकी रूप से अवैध ना कहा जाए, इसने शासक वर्गों में असंतोष की आग भड़काई, जो फिर 1857 में सामने आई। और फिर आता है अवध का मामला 1856 का। मेरी समझ से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं था। इसकी कहानी क्या थी और ये इतना विस्फोटक क्यों साबित हुआ? आप सही कह रहे हैं। अवध का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हुआ था। ये हुआ कुशासन
यानी मिस गवर्नमेंट के आरोप में। अंग्रेजों ने दावा किया कि नवाब वाजिद अली शाह का प्रशासन भ्रष्ट है, अक्षम है और प्रजा बहुत दुखी है। अब ये तर्क कितना सही था, इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन विलय का फैसला वो बेहद खतरनाक साबित हुआ। इसने न सिर्फ अवध के नवाब और वहां के मुस्लिम अभिजात वर्ग को नाराज किया, बल्कि इसका सबसे विनाशकारी प्रभाव पड़ा ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों पर। सिपाहियों पर? वो क्यों? उनका सामाजिक और आर्थिक रुतबा छिन गया है। वो अपनी जमीन, अपने विशेषाधिकार सब खो रहे थे। ये सिर्फ एक और राज्य का विलय नहीं था, ये उनके घर, उनकी पहचान पर एक सीधा हमला था। इस एक कदम ने 1857 के विद्रोह के चिंगारी को भड़काने में, आप कह सकती हैं, आग में घी का काम किया। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग बहाने एक ही नतीजे पर पहुंच रहे थे विलय। लेकिन अवध का विलय शायद सिपाहियों के लिए सबसे निजी चोट थी। तो एक तरफ ये आक्रामक विस्तार चल रहा था, लेकिन स्रोत डलहौजी को एक आधुनिक प्रशासक और सुधारक के तौर पर भी दिखाते हैं। चलिए इस पहलू को भी थोड़ा खंगालते हैं। हाँ, रेलवे का जिक्र सबसे पहले आता है। ये तो बहुत बड़ी चीज थी। हाँ, रेलवे डलहौजी के कार्यकाल की शायद सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। इसके पीछे के उद्देश्य बड़े स्पष्ट थे। पहला, वाणिज्यिक, मतलब बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाना और अंदरूनी इलाकों तक तैयार माल ले जाना। दूसरा, प्रशासनिक, इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण रखना आसान बनाना। और तीसरा, रक्षा, जरूरत पड़ने पर सेना को तेजी से कहीं भी भेजना। ये एक तरह से औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से बुना गया एक जाल था। और पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक बिछी थी ना? हाँ, और स्रोत रेलवे मिनट और गारंटी सिस्टम का भी जिक्र करते हैं। ये क्या था? सही। डलहौजी ने 1853 में अपना प्रसिद्ध रेलवे मिनट पेश किया, जिसमें भारत में रेलवे के विकास की एक विस्तृत योजना थी और निवेश आकर्षित करने के लिए गारंटी सिस्टम शुरू किया गया। इसके तहत ब्रिटिश कंपनियों को भारत में रेलवे में लगाए गए पैसे पर कम से कम 5% मुनाफे की गारंटी दी गई। चाहे रेलवे को फायदा हो या नुकसान, उनका मुनाफा पक्का था। अच्छा। हाँ, कलकत्ता से रानीगंज 1854 और मद्रास से अरकोनम 1856 तक लाइनें भी इसी दौर में शुरू हुई। ये गारंटी सिस्टम ये निवेशकों के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये भारत के लिए उतना ही फायदेमंद था? ये कुछ ऐसा लगता है कि मुनाफा ब्रिटेन का और सारा बोझ भारत पर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। बिल्कुल, जहां इस सिस्टम ने रेलवे निर्माण को बहुत तेजी दी, वहीं इसने भारतीय राजस्व पर एक बहुत बड़ा बोझ डाला। ये औपनिवेशिक आधुनिकीकरण के दोहरे चरित्र का एकदम सटीक उदाहरण है। प्रगति दिखती है, लेकिन उसके पीछे आर्थिक शोषण का ताना बाना भी होता है। माल और सेना की आवाजाही के अलावा संचार में भी तो एक बड़ा बदलाव आया। टेलीग्राफ का जिक्र है। बिल्कुल, टेलीग्राफ ने तो संचार में क्रांति ही ला दी, समझिए। और शौगिनेसी को 1852 में टेलीग्राफ विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। डलहौजी के जाने तक करीब 4000 मील लंबी लाइनें बिछ चुकी थीं, जो कलकत्ता, पेशावर, बॉम्बे, मद्रास जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ती थीं। इसका सामरिक महत्व वो 1857 के विद्रोह के दौरान खुलकर सामने आया, जब अंग्रेजों ने तेजी से सूचनाएं पहुंचाकर विद्रोह को कुचलने में इसकी बहुत मदद ली। और डाक व्यवस्था, उसमें क्या सुधार हुए? पोस्टल सिस्टम? हाँ, डाक व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया गया। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। सबसे बड़ा बदलाव था पूरे भारत में कहीं भी पत्र भेजने के लिए एक समान दर, आधा आना प्रति पोस्ट कार्ड, चाहे दूरी कितनी भी हो। अच्छा। और पहली बार डाक टिकट जारी किए गए। इससे प्रक्रिया बहुत सरल हो गई। इतने बड़े और इतनी तेजी से बदलते साम्राज्य को संभालने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ बदलाव किए गए होंगे, जाहिर है। हाँ, प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, ताकि गवर्नर जनरल यानी डलहौजी पूरे भारत के मामलों पर ध्यान दे सकें। नए जीते गए इलाकों के लिए नॉन रेगुलेशन सिस्टम लाया गया। इसमें कमिश्नर सीधे गवर्नर जनरल को जवाबदेह होता था। ज्यादा सीधा नियंत्रण। सेना के मुख्यालय भी बदले गए। बंगाल आर्टिलरी का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट किया गया और सेना का स्थायी मुख्यालय शिमला बना दिया गया। अच्छा, शिमला। हाँ, और सार्वजनिक कार्यों के लिए जैसे सड़क, पुल, नहरें बनाने के लिए एक समर्पित विभाग बनाया गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD। ये सब केंद्रीकृत नियंत्रण और दक्षता बढ़ाने के प्रयास थे। प्रशासन और बुनियादी ढांचे के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का जिक्र आता है, 1854 का वुड्स डिस्पैच। हाँ जी, सर चार्ल्स वुड का 1854 का डिस्पैच ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसे अक्सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसने पहली बार प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की एक व्यवस्थित और व्यापक योजना पेश की। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं, जिन्होंने इसे इतना महत्वपूर्ण बना दिया? क्या खास था इसमें? इसमें कई अहम बातें थीं, जैसे हर प्रांत में लोक शिक्षण विभाग बनाना, डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, शिक्षा के सभी स्तरों पर एक धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम लागू करना, निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट्स एंड एड की प्रणाली शुरू करना, और गांव के प्राथमिक स्कूलों से लेकर जिला स्तर के हाई स्कूलों और फिर कॉलेज स्तर तक एक स्पष्ट शैक्षिक पदानुक्रम, एक हायरार्की बनाना। डलहौजी ने इसे पूरी तरह अपनाया और लागू करने के लिए कदम भी उठाए। इसी के चलते फिर 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसने भारत में पश्चिमी तर्ज की शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, ऐसा कहा जा सकता है। और इन सब प्रशासनिक, आर्थिक और शैक्षिक बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार कानून भी पास हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। सही कहा, ये कानून हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देता था। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा, एक प्रगतिशील कदम था। हालांकि इसका ज्यादा श्रेय तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे भारतीय समाज सुधारकों के अथक प्रयासों को जाता है। हाँ, उनका नाम तो जुड़ा ही है इससे। बिल्कुल, उन्होंने इसके लिए जबरदस्त अभियान चलाया था। डलहौजी ने इसे कानून बनाने में अपना समर्थन दिया। तो जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ रखते हैं, ये निर्मम विस्तार, ये आधुनिक सुधार, तो स्रोत डलहौजी का मूल्यांकन किस तरह करते हैं? ये तस्वीर बहुत जटिल लगती है ना? बिल्कुल जटिल है। इसमें कोई शक नहीं कि उसे एक महान साम्राज्य निर्माता और एक आधुनिक प्रशासक माना जाता है। रेलवे, टेलीग्राफ, डाक, PWD, शिक्षा सुधार, इन सब ने भारत को बदला और एक केंद्रीकृत राज्य की नींव मजबूत की। उसके सुधारों का असर आज भी दिखता है। लेकिन यही सिक्के का दूसरा पहलू भी है। और वो दूसरा पहलू क्या है? उसकी आक्रामक विलय नीतियां, खासकर वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कठोर इस्तेमाल और अवध का अन्यायपूर्ण विलय, इन्होंने भारतीय शासकों, अभिजात वर्ग और आम जनता, खासकर सिपाहियों में जबरदस्त गुस्सा, डर और अविश्वास पैदा किया। ये आम धारणा है और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि डलहौजी की नीतियों ने 1857 के महाविद्रोह के लिए सीधे तौर पर जमीन तैयार की। उसके प्रशासनिक कुशलता और उसकी आधुनिक सोच उसकी साम्राज्यवादी क्रूरता के साये में कहीं न कहीं दबसी जाती है। वे एक तीखा विरोधाभास है कि जो व्यक्ति आधुनिक भारत की नींव रख रहा था, वही उसके सबसे बड़े विद्रोहों में से एक का कारण भी बन रहा था। ये वाकई एक चेतावनी है कि प्रगति, खासकर औपनिवेशिक संदर्भ में, अक्सर भारी मानवीय और राजनीतिक कीमत पर आती है। तो लॉर्ड डलहौजी पर इस गहन नजर के बाद तमिलनाडु बोर्ड की किताब और UPSC प्रश्नों के संदर्भ में मुख्य बातें क्या हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? संक्षेप में। बिल्कुल, संक्षेप में देखें तो प्रीलिम्स पॉइंटर्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु, प्रमुख शब्द और नीतियां। याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, वुड्स डिस्पैच 1854, रेलवे मिनट 1853, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। प्रमुख तिथियां और घटनाएं: 1848 सतारा विलय, 1849 पंजाब विलय, 1852 लोअर बर्मा विलय, 1853 पहली रेलवे लाइन बॉम्बे थाने, 1854 वुड्स डिस्पैच, पोस्ट ऑफिस एक्ट नागपुर विलय, 1856 अवध विलय, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और 1857 कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय। हाँ, ये तारीखें जरूरी हैं। विलय किए गए प्रमुख राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर। युद्ध के बाद पंजाब, लोअर बर्मा और कुशासन के आरोप में अवध। ठीक है। और मेंस इनसाइट्स, मुख्य परीक्षा के लिए क्या जरूरी अंतर्दृष्टि मिलती है? मेंस के लिए पहला, डलहौजी का कार्यकाल ब्रिटिश विस्तारवाद के शिखर और भारतीय साम्राज्य के एकीकरण का प्रतीक है।
कंसोलिडेशन का। दूसरा, औपनिवेशिक आधुनिकीकरण की दोहरी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। सुधार हुए, रेलवे, टेलीग्राफ, शिक्षा, ये विकास लाए, लेकिन वो औपनिवेशिक नियंत्रण, शोषण और असंतोष को बढ़ाने के साधन भी बने। ये दोहरा चरित्र। हाँ, और तीसरा, डलहौजी की विस्तारवादी नीतियां, खास तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अवध का विलय 1857 के विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारणों में गिनी जाती हैं। उसकी नीतियों ने, कह सकते हैं, विद्रोह के बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया। तो ये थी लॉर्ड डलहौजी के दौर की कहानी, विस्तार, आधुनिकीकरण और अनजाने में ही सही विद्रोह की तैयारी। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है ना कि अगर डलहौजी की नीतियां थोड़ी कम आक्रामक होती, विलय के तरीकों में थोड़ी ज्यादा संवेदनशीलता होती, तो क्या 1857 का स्वरूप, उसकी तीव्रता या शायद उसका समय कुछ और होता? ये इतिहास का एक बहुत बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल है। डलहौजी की विरासत हमें शायद यही सिखाती है कि नीतियां बनाते समय उनके तात्कालिक फायदों के साथ साथ दूरगामी, मानवीय और राजनैतिक परिणामों पर भी विचार करना कितना जरूरी होता है। और अधिक जानने के लिए स्रोत हमेशा मौजूद है। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.